जय श्री कृष्णा दोस्तों अपने जो हमारा लेसन नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि सर इंडिविजुअल का या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप था कि रेजिडेंट, उसके बाद रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो सर सबसे पहले तो रेजिडेंट चेक करेंगे। रेजिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो गया तो रेजिडेंट हो गया। वो बेसिक कंडीशन क्या है कि जिस प्रीवियस ईयर का हम चेक कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें वो 182 डेज और उससे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो एक और है और करके, उसमें ये है कि उस प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। उससे पिछले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो गया इन दोनों में से कोई एक भी, तो सर वो रेजिडेंट कहलाएगा। फिर रेजिडेंट के बाद आप उसका चेक करोगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्या। उसके लिए एडिशनल कंडीशन है कि सर पिछले 10 प्रीवियस ईयर में वो 2 बार क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। और पिछले 7 सालों में 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर ये दोनों, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल कर लेगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। जो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और जो बेसिक कंडीशन रेजिडेंट बनने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वही अगर वो फुलफिल नहीं करता तो फिर वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। फिर ये हमने इंडिविजुअल में देखा था, फिर एचयूएफ में देखा था कि सर एचयूएफ में तो बस उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल देखना है। अगर वो पार्टली भी अगर इंडिया में है ना तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अब उस एचयूएफ को अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाना है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, इसके लिए आप कर्ता का चेक करो और कर्ता की पूरी फैमिली का चेक करो। अगर कर्ता और कर्ता की फैमिली का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो फर्म का एचयूएफ का भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर उसका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एचयूएफ का भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर पूरे तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, पूरे तरीके से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है एचयूएफ का, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अब आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब जिनके भी हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सब हमें नहीं देखना। उसमें तो बस 2 ही चीज़ें होंगी, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो देख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए रेजिडेंट। ए पार्टनरशिप फर्म and an association of persons are said to be resident in India if control and management of the affairs during the relevant previous year are situated wholly in India or partly in India and partly outside India। मतलब ये कि अगर किसी फर्म की जो मैनेजमेंट है या उसकी जो एक्टिविटी हो रही है या उनका जो कंट्रोल हो रहा है पूरे तरीके से इंडिया में या फिर पार्टली तरीके से भी इंडिया में, तो उसको हम बोल देंगे ये रेजिडेंट है। तो सर नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब पूरे तरीके से सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया है। कब है? जब पूरे तरीके से इंडिया में, इंडिया के बाहर उसका कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, तो फिर हम बोल देंगे वो नॉन रेजिडेंट है। ए पार्टनरशिप फर्म एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया if control and management of the affairs during the relevant previous year are situated wholly out of India। फिर अब देख लेते हैं सर कंपनी का। कंपनी के केस में भी वही बात आ रही है, हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। यहाँ भी 2 ही होंगे, या तो वो रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। तो रेजिडेंट के लिए क्या क्या है सर? सबसे पहले वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इट इज इन इंडियन कंपनी। सेकंड, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, कोई इंडियन कंपनी नहीं है, कोई बाहर की कंपनी है, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरे तरीके से क्या है, सिचुएटेड होली इन इंडिया। वहाँ ऊपर क्या था, पार्टली भी अगर इंडिया में है ना तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में होगा। बट यहाँ पे क्या, कंपनी केस में अगर वो बाहर की कंपनी है लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर सिचुएटेड होली इन इंडिया, पूरे तरीके से इंडिया में है, तो हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। थर्ड, ऑल्सो इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हुई है इंडिया में, रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में अंडर द कंपनीज एक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। उसको हम कंसिडर करेंगे रेजिडेंट की तरह, दो इट मे बी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका चाहे कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो भी हम उसको रेजिडेंट ही बोलेंगे। अब जो ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। एक कंपनी इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एक कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी इफ इट इज नाइदर एन इंडियन कंपनी, नाइदर वो मतलब वो इंडिया कंपनी भी नहीं है, और नॉर इट इज कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, या तो वो इंडियन कंपनी नहीं है और ना ही उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से है। अब सर
इंडिविजुअल का देख लिया, एचयूएफ का देख लिया, फर्म का देख लिया, कंपनी का देख लिया। अब क्या किन का देखना है? अब देखना है हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन। अब इसके बाद जितने भी लोग बच गए उनको अगर रेजिडेंट बनाना है तो उनका देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो होली इन इंडिया है या फिर पार्टली इन इंडिया है, वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में मानी जाएगी। और जो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, जिनका पूरे तरीके से सिचुएटेड होली आउट ऑफ इंडिया, पूरे तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट और उनका जो एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ से हो रही है? बाहर से हो रही है, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट बोल देंगे। इस तरीके से हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट को फिनिश किया है। अब सर इतनी मेहनत तो हमने कर ली कि रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगा लिया, सारी कंडीशंस याद हो गई, वो हम हर के केस में चेक करेंगे, ये भी हमें पता है, हर साल चेक करेंगे, ये भी हमें पता है, लेकिन क्यों करेंगे? इसका टैक्स से क्या लेना देना है? ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि सर टैक्स से क्या लेना देना है। तो टैक्स से लेना देना है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने पहले भी दे दिया था कि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है इंडिविजुअल, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड अगर उसने जितना भी पैसा कमाया उसको इंडिया में टैक्स देना होगा। जो रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, और जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए उससे भी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो वही है कि सर वो क्या रिलैक्सेशन हैं, कैसे टैक्स करेंगे, वो हम इसमें रिलेशन है ना दोनों का, इसीलिए हम पहले वो पता लगाते हैं। पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना ही होगा, तभी हम उसके टैक्स को कंप्यूट कर पाएंगे। तो सबसे अब हमारा जो टॉपिक है 3.4 रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, incidence of tax on assessee depend on his residential status and also on the place and time of accrual or receipt of income। जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टैक्स की कंप्यूटेशन उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती है या फिर किस प्लेस पे उसकी इनकम एक्री हुई है या अराइज हुई है। सर इंडियन इनकम की डेफिनेशन क्या है, फॉरेन इनकम की डेफिनेशन क्या है, फिर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कैसे उसको कंक्लूड करेंगे, ये सारा का सारा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। तब तक आप प्लीज़ रिवीजन कर लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।